हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो एसएसटी का फाइनल एग्जाम होने वाला है। उसके लिए लाया हूं मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम से पहले आपको इसको अच्छे से समझ के जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोला गया है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है। न्यायपालिका जो होती है, जैसे हमारा कोर्ट होता है, जैसे उच्चतम न्यायालय होती है, ठीक है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, जिला स्तर का न्यायालय हो गया। ये किस प्रकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? वह अधिकार जिनके बारे में संविधान में बताया गया है उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो न्यायालय क्या करती है? देखो, अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाता है तो वह न्यायालय में जा सकता है। अगर मान लीजिए मेरा अधिकार किसी ने छीना, ठीक है, यहाँ पे, और तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं न्यायालय जा सकता हूँ। तो न्यायालय क्या करेगी? एक आदेश जारी करेगी और जो व्यक्ति छीन रहा है अधिकार को, उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे न्यायालय अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या जारी करती है? रिट जारी करती है, नहीं आदेश जारी करती है। जैसे एग्जाम्पल में, अगर सरकार ने ऐसा कानून बना दिया जिससे मेरे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो सरकार के लिए भी वो एक रिट जारी करेगी, मतलब आदेश जारी करेगी। ठीक है, यहाँ पे, और उसको समझाएगी, मतलब उसको वो काम करने से रोकेगी। दूसरा और क्या, देखो यहाँ पे, जो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ होते हैं उन्हें न्यायालय क्या करती है? निरस्त कर देती है। कभी कभार सरकार क्या करती है? ऐसे कानून बना देती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मतलब उसको छीन लिया जाता है। तो न्यायालय उस समय क्या करती है? आदेश जारी करती है और उन जो भी कानून होता है जिससे मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, उन कानूनों को खत्म कर देती है, यानी रद्द कर देती है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने में संवैधानिक उपचार के अधिकार की भूमिका बताइए। देखो, हमारे जितने मौलिक अधिकार है ना, उनमें से एक अधिकार हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये किस प्रकार से मेरे को बाकी जो मौलिक अधिकार है वो लेने में वह सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये बोला गया है। देखो, यह अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ये जो ये दे रखा है ना मैं, कि क्या दे रखा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह जो अधिकार है, ये अधिकार मुझे यह अधिकार देता है कि अगर मेरे मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा है तो मैं न्यायालय में जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो अधिकार है कौन देता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। फिर न्यायालय जो होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करता है। इस अधिकार के तहत मेरे को यह अधिकार मिला हुआ है कि मैं न्यायालय में जाके अपील कर सकता हूँ कि मेरे अधिकार को छीना जा रहा है, और फिर न्यायालय क्या करेगा? एक रिट जारी करेगा, आदेश जारी करेगा और मेरे मौलिक अधिकार को दिलवाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह अधिकार सरकार को मनमानी करने से रोकता है और नागरिकों को क्या देता है? न्याय देता है। सरकार के नाम मनमानी नहीं कर सकता। ये अधिकार मुझे मिला हुआ है, इसलिए सरकार मनमानी नहीं कर सकता और सरकार कोई अन्यायपूर्ण काम नहीं कर सकता, कोई कानून नहीं बना सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में हर नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, यानी हासिल है। देखो, पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर देखो, मेरे जो पहले के जो मैं तुमको बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 5 अधिकारों को अगर कोई छीन रहा है मेरे से, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो छठा अधिकार मेरे को मिला हुआ है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इस अधिकार के तहत मैं न्यायालय में जाके अपील कर सकता हूँ कि मेरे अधिकार को कोई छीन रहा है। तो न्यायालय क्या करेगा? आदेश जारी करके मेरे अधिकार को दिलवाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन कीजिए। कि शोषण का खिलाफ अधिकार क्या है? देखो, अगर मान लो किसी व्यक्ति से ना कम दाम पे या जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, या किसी बच्चे से काम करवाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो उस उन तो क्या होता है? तो न्यायालय क्या करती है? एक आदेश जारी करती है। ठीक है, यहाँ पे, और जो व्यक्ति ये काम करवा रहा होता है ना, उसको दंड देती है। क्या देती है? दंड देती है। और जिसका शोषण हो रहा होता है उसको उससे आजाद करवाती है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, यह अधिकार लोगों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है। किसी का भी, मतलब जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो उस चीज से, यानी जैसे मतलब ना फ्री में काम करवाना या कम दाम पे काम करवाना, या किसी बच्चे से किसी फैक्ट्री में काम करवाना, ये क्या होता है? ये होते हैं शोषण। ठीक है, यहाँ पे, और शोषण से बचाना ये अधिकार का काम है। ठीक है, इसके तहत बंधुआ मजदूरी होती है, बाल श्रम, इस पे रोक लगाई जाती है। ये जो अधिकार मैंने आपको बताया, ये जो अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार, इस अधिकार के तहत किसी बच्चे को भी, ठीक है,
उसको मतलब होता है ना, फैक्ट्री में काम करवाया जाता है, उससे रोका जाता है इस कानून। और किसी को भी जबरन काम करवाना क्या है, अपराध है इस कानून के तहत। साथ में ये अधिकार जो है सबको सम्मान के साथ जीने का और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मुझे यह अधिकार देता है, मैं जो भारत में जितने भी नागरिक है ना, वो किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने, ठीक है, उसको आज़ादी है। ठीक है, सरकार किसी भी धर्म का कोई पक्ष नहीं लेगी, ना ही उसका खिलाफ में बोलेगी। ठीक है, सभी धर्म का सम्मान होगा। ठीक है, यहाँ पे और कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, वो किसी प्रकार से भी अपने जो ईष्ट है उसकी पूजा पाठ कर सकता है। ये हमारा कौन देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जिसमें देखो कैसे लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की क्या देता है, आज़ादी देता है। इस अधिकार के अनुसार सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती है, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी, सभी धर्मों को सम्मान बराबर क्या देगी, सम्मान देगी और देश में शांति बनाए रखेगी। अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार को स्पष्ट करना है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है, देखो यह अधिकार लोगों को अपनी भाषा, अपनी कोई भी जो लिपि होती है, संस्कृति को बचाने का अधिकार देती है। मान लो मैं एक भाषा बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे अधिकार है मैं उस भाषा में बोलूं और उस भाषा को बचा कर रखूं। ठीक है, यहाँ पे और उस भाषा का प्रचार प्रसार करूं, ये मेरा अधिकार है। मैं चाहूँ तो उस भाषा का स्कूल बनवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भाषा सिखाई जाती है। अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल, कॉलेज और खोलने की अनुमति होती है। जो अल्पसंख्यक है देश में, उनको अधिकार है कि वो अपनी भाषा या अपना जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करे, जिनका जो कल्चर है। सरकार इन संस्थाओं को भेदभाव नहीं करती। सरकार किसी भी संस्था में, कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो अपना स्थापित कर सकता है, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये मुझे इस मौलिक अधिकार में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हर किसी को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। ठीक है, अपने कल्चर को बचाने का अधिकार है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, धर्मनिरपेक्ष शासन से क्या अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब क्या है, देखो हमारा जो देश है ना, वो किसी धर्म के आधार पर नहीं बना। भारत देश किसी धर्म के आधार पर नहीं बना। तो भारत मतलब भारत जो हमारा देश है, इसके सामने सभी जो धर्म है वो सब समान है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धर्मनिरपेक्ष शासन का अर्थ होता है सरकार सभी धर्मों का क्या करती है, सम्मान करती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है कोई, क्योंकि हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं बना है। वह किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं लेती और हर नागरिकों को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने का आज़ादी है। ठीक है, यहाँ पे तो इसी को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगला हम पढ़ते हैं मंडल आयोग क्या था। 8वां क्वेश्चन है मंडल आयोग क्या था, इसकी क्या सिफारिशें थी। ध्यान से देखिएगा, देखो मंडल आयोग भारत सरकार द्वारा 1979 में गठित एक आयोग था। 1979 में मंडल आयोग बनाया गया था। इसका उद्देश्य था पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करना, जो से एसटी होते हैं ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित, ठीक है, ये पिछड़ी जाति, इनको आगे लाने के लिए उनकी स्थिति किस प्रकार है उसको पता करने के लिए इस आयोग को बनाया गया था। कब, 1979 में। इसकी सिफारिशें क्या थी, इसकी सिफारिश थी कि जो ओबीसी है, ठीक है, या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको नौकरियों में, शिक्षा में 27% क्या मिले, आरक्षण मिले। ठीक है, यहाँ पे और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। अब आते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे, फिर साथ में तीसरा और एक था कि समाज में समान, मतलब समाज में जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं सबको आगे आने का क्या मिले, मौका मिले और सबके साथ व्यवहार समान हो, समान तरीके से हो। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करना है। जो भारत की जो राष्ट्रपति है उनका काम क्या होता है और उनका शक्ति क्या होती है। देखो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मतलब देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है हमारा कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है, मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, जैसे लोकसभा में पहले एक प्रस्ताव आता है कानून बनने के लिए, प्रस्ताव पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति जब उन पे
स्वीकृति देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तब जाके कोई कोई कानून बनता है। राष्ट्रपति जो हमारे सेना, नौसेना, वायुसेना सबके क्या होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं, नहीं कमांडर होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की जो अगर किसी को दंड मिला हुआ है, सजा मिली हुई है, उसको माफ कर सकते हैं, ये अधिकार है। और आपातकाल की घोषणा, देश में अगर मान लो कभी आपातकाल आ गया, कोई युद्ध का आ गया, तो आपातकाल की घोषणा भी कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा गई है। भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं कि जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र है। देखो, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीश जो जज होते हैं उनको अपॉइंट जब किया जाता है तो उसके पहले से नियम तय कर दिए गए हैं, सरकार का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। न्यायाधीशों को आसानी से नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। किसी भी न्यायाधीश को अगर, जज को अगर उसके पद से हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ता है, उसके बाद हटता है। इसके लिए प्रस्ताव आता है किसमें, लोकसभा में, तब जाके वो सब होता है, जब पास होगा प्रस्ताव तब वो हटेगा। न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, पद होता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है, यानी किसी सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं होगा, जिससे वो बिना किसी डर के फैसला दे सकता है। न्यायपालिका सरकार के गलत फैसलों पे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। यह अधिकार किसको दिया गया, न्यायपालिका को। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है बिना डर के संविधान के अनुसार क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन आपका, संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, 3 कारण बताते हुए स्पष्ट करना है। तो संसद का जो लोकसभा होता है, संसद का सबसे शक्तिशाली सदन होता है। अब इसके सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के क्या कारण है, देखो, पहले है मंत्रिपरिषद की जवाबदेही। जो संसद है ना, उसमें जब मंत्रिपरिषद के जो जितने भी मंत्री बैठते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के जितने भी एक होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जितने भी मंत्री बैठते हैं उन सभी को, ठीक है, उन सभी को जवाब देना पड़ता है, किसमें, संसद में जाकर जवाब देना पड़ता है। संसद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सरकार को वो जो भी काम कर रही है उसका, उनका जो भी सवाल उस सरकार से पूछा जाएगा वो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अगर मान लो कि संसद में ही अगर मान लो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है अगर आ जाता है, और सरकार का सरकार के खिलाफ में अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव आता है, ठीक है, तो सरकार गिर सकती है, सरकार को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ता है। तो संसद इस प्रकार से कंट्रोल करती है। साथ में धन विधेयक का अधिकार, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारा लोकसभा है उसी में सिर्फ धन विधेयक प्रस्तुत होता है, और राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती है, राज्यसभा इसको वापस नहीं कर सकती है। साथ में जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व मतलब लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए हमारा लोकसभा जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। 12वें क्वेश्चन पे आ जाऊं। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का व्याख्या करनी है। भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी शक्तियां बतानी। देखो, प्रधानमंत्री देश की सरकार का क्या होता है, जो हमारा भारत देश है उसके जो सरकार है उसका जो मुखिया होता है हमारा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो देश को चलाते हैं, ठीक है। वह जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी उनके मंत्री होते हैं उनमें विभाग बांटते हैं, जैसे किसी को कपड़ा मंत्रालय दे दिया, किसी को रेलवे दे दिया, ठीक है, विभाग बांटते हैं जिनको अपना अपना काम करना होता है, ठीक है। सरकार की जो नीतियां होती है, इसकी सरकार की जो योजनाएं होती है, प्लान्स होते हैं कि वो आगे जाके क्या करेगी, वो सब तैयार करने में प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो होते हैं, जितने भी बैठकें होती है, मंत्रिपरिषद की बैठकें होती है, उनका अध्यक्षता करते हैं कौन, प्रधानमंत्री। और लोकसभा में सरकार का जो नेतृत्व वो करता है, कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपका अगला वाला टॉपिक पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारा बोलता है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, संसद कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। संसद जो होती है सरकार के काम पे नजर रखती है। संसद ही क्या करती है, जनता की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, वो संसद में ही उठाया जाता है। और संसद में बजट प्रस्तुत होता है, उसकी मंजूरी भी कहाँ होती है, संसद में होती है। और संसद में देश से जुड़े जितने भी फैसले होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, संसद में लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में 3 अंतर बताओ। देखो, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, राजनीतिक कार्यपालिका चुनाव से चुनी जाती है,
राजनीतिक कार्यपालिका में जो भी सदस्य होते हैं उनको चुनाव के द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका में क्या होती है, डायरेक्ट नियुक्ति होती है। किस प्रकार होती है, देखो इसके बाद बोला गया है जैसे राजनीतिक कार्यपालिका में नेता आते हैं, जो मंत्री होते हैं ना, विधायक हो गए, सांसद हो गए, उन्हें कहते हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, आईएएस आईपीएस हो गए, ये सब जो अधिकारी होते हैं, ये परीक्षा दे के पास होकर तब क्या कहते हैं इस पद पे आते हैं, तो वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में जो लोग होते हैं ना, उनका कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे 5 साल 6 साल। जबकि स्थायी कार्यपालिका में क्या होता है, इनका जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक वो चलते रहते हैं, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य। फिर राजनीतिक कार्यपालिका का निर्णय लेती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका उन निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक कार्यपालिका फैसले लेती है और उसको लागू करने का काम कौन करता है, हमारा स्थायी कार्यपालिका करती है। फिर इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के बारे में बताइए। देखो लोकसभा में 543 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, नहीं जनता वोट देती है फिर उनको चुना जाता है। अधिकांश मामलों में लोकसभा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा अधिकार लोकसभा को प्राप्त होता है, ठीक है। और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी जो बात होती है, लोकसभा की जो बात होती है, उसका ज्यादा वैल्यू होती है। और जो वित्त से यानी पैसे से रिलेटेड यानी जितने फैसले होते हैं वो लोकसभा में ही लिए जाते हैं और उनके अधिकार होते हैं। और मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है ना, उस पे यानी सरकार पे नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है, हमारा लोकसभा। राज्यसभा के बारे में बात बताऊं तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और पैसों से जुड़े मामले जो होते हैं, ज्यादातर अधिकार किसको मिले हैं, हमारे लोकसभा को, राज्यसभा को थोड़ा कम मिला है। और राज्यसभा में मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रिपरिषद कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आपका 70 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, चुनाव प्रचार की आचार संहिता क्या है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। जब चुनाव होता है ना, तब जो हमारा चुनाव आयोग है एक आचार संहिता लागू करती है। इस आचार संहिता में कुछ नियम होते हैं, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं इन नियमों को उनको मानना पड़ता है। अगर कोई भी उम्मीदवार इन नियमों को नहीं मानता है या कोई राजनीतिक दल इन नियमों को नहीं मानता है, तो उस उम्मीदवार का जो उन्होंने उम्मीदवार ने जो दिया होगा ना, पंजीकरण करवाया होगा, अपना नाम दिया होगा, वो रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। नामांकन जिसे कहते हैं, नामांकन रद्द कर दिया जाता है, नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है कि आचार संहिता चुनाव के समय लागू होने वाला नियमों का एक समूह होता है, जिसे सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवार को मानना पड़ता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसे क्यों लागू किया जाता है, ताकि चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के और शांति तरीके से हो सके। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है यानी चुनाव आयोग है, इसके लागू करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके प्रमुख प्रावधान क्या होते हैं कि चुनाव के समय में कोई भी पैसे का, संसाधनों का दुरुपयोग ना करे, इसलिए चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लागू करती है। कोई भी जो नेता है, उम्मीदवार है, कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट ना मांगे, और कोई भी उम्मीदवार जो है किसी के खिलाफ में अपमानजनक या झूठे बयान ना दे। कोई भी जो उम्मीदवार है किसी भी मतदाता को डराए धमकाए, ऐसा ना करे। और कोई भी सरकारी अधिकारी जो है का जैसे चुनाव के समय सरकारी अधिकारी का उपयोग करके प्रचार प्रसार ना करे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, ठीक है। 80 नंबर पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में क्या कदम उठाए गए हैं। भारत में हम चाहते हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष हो, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से हो, तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग को दी गई है, जो स्वतंत्र है। देखो भारत का जो चुनाव आयोग है, जिसको निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, उसके पास सारा काम है और उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो अपने हिसाब से देश में चुनाव करवाता है बिना किसी भेदभाव के। फिर इसके बाद चुनाव के समय जो हमारा चुनाव आयोग होता है वो आचार संहिता लागू करता है, जो एक नियम होते हैं, नियमों की लिस्ट होती है, जिसके बारे में जिसको वो नियमों को सभी राजनीतिक दल को मानना पड़ता है। मतदान जो भारत में होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होती है, प्रणाली के द्वारा होती है, जिससे किसने किसको वोट दिया किसी को पता नहीं होता। इस प्रकार से हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। साथ में हम ईवीएम का जो मशीन होती है या वीवीपैट का इसका उपयोग करते हैं। एक मशीन होती है जिसमें हम बटन दबा के वोट देते हैं, ठीक है।
और चुनाव के समय में पुलिस, सुरक्षा बल इन सबको तैनात करते हैं ताकि कहीं भी हर जगह शांति तरीके से वोटिंग हो सके। कोई अगर शिकायत आती है तो उस पे चुनाव आयोग तुरंत क्या लेता है, फैसला लेता है। फिर भारत में जो चुनाव आयोग है उसके अधिकार क्या है, तो जो भारत में जो चुनाव आयोग है उसका अधिकार होता है कि जब चुनाव हो रहा होता है ना, तो उन सभी पे निगरानी रखना कि चुनाव ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। चुनाव की तारीख को घोषित करना कि चुनाव कब है। आचार संहिता को लागू करना, मैंने आपको अभी बताया था, एक नियम होते हैं, लिस्ट होती है जिसको सभी उम्मीदवार को मानना पड़ता है। कोई राजनीतिक दल अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है, गलत तरीके से काम कर रही है, तो उस पर कार्रवाई करना। मतदान करना, मतदान करवाना, उसको जो मत वोटिंग हुई है उसकी गणना करना और रिजल्ट घोषित करने का काम भी कौन करता है, हमारा हमारा चुनाव आयोग करता है। ठीक है, आप देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करवाने का काम भी कौन करता है, हमारा चुनाव आयोग। आ गए हम लोग कौन से 20 नंबर के क्वेश्चन पे, जो हमारा इस पूरे चैप्टर का जितना भी हमारा हमने पढ़ा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का दायरा बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र की भूमिका बतानी है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से ये पूरी दुनिया में लोगों के बीच में अधिकारों का जो दायरा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखो, इसमें बोला गया, इस पत्रिका में बोला गया है कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और ये काम जो है, ये होता है ना जॉब, ये अधिकार मिलना चाहिए और इसका महत्व सबको बताया गया है। सभी देशों में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इसको कम करने के लिए सभी देशों को काम करने के लिए कहा गया है। इस पत्रिका पत्र में ये बोला गया कि सबका, जो देश में जितने भी लोग हैं, सबका जो जीवन का स्तर है वो थोड़ा बराबर होना चाहिए, यानी कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत ही अमीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं इस क्लास में। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हम उसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस पूरी क्लास का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर